हाय स्टूडेंट्स, फाइन ना? हाँ, आई एम ऑल्सो फाइन। थोड़ा गैप आ गया वीडियोस में, ठीक है, कुछ काम था, कहीं बिजी था, थोड़ा आउटिंग पे था। स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेंथ, मास और टाइम पे डिसाइड किया था कि इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये लेंथ तो यार बहुत टाइम ले लिया, 8-10 वीडियोस लग गए लेंथ पे। देख, 3 चीज़ें डिस्कशन में थी, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ पे अपन ने तो 8-10 वीडियो ले लिए, ज़्यादा होंगे 8-10 से, क्योंकि लेंथ में कितना कुछ पढ़ा है पता है। लेंथ में देख, पैरालेक्स मेथड पढ़ा तू, है ना। फिर लेंथ पे तू ओलिक एसिड वाली मेथड पढ़ा कि नहीं। फिर लेंथ में तूने लाइट ईयर सीखा, लेंथ में तूने एयू सीखा, लेंथ में तूने पार्सेक सीखा, क्या क्या नहीं सीखा रे बोल। बहुत सारा लेंथ में बहुत पढ़ लिया। फिर न्यूमेरिकल्स भी देखे अपन ने, टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस भी देखे, 15, 16, 17। अच्छा खासा लेंथ में बहुत तगड़े वीडियो ले लिए, बहुत ज़्यादा वक्त इस लेंथ ने ले लिया अपना, ठीक है। लेकिन मास पे सिर्फ एक वीडियो में तेरा काम आज ही खत्म हो जाएगा। इतना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है मास पे, बाकी का ज़्यादा डिटेल वर्जन ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, ठीक है। और टाइम पे कुछ वीडियो बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत 2 पैराग्राफ हो गए तेरी बुक में से, पढ़ लेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पे नो वीडियोज, डन। तो चलो आज मास को स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, मजा आने वाला है लेक्चर में दोस्त। मास, तो मास पे इंट्रोडक्शन में 5, 7, 10 पॉइंट देके खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन। शॉर्ट नोट ऑन मास, ठीक है। मास पे तू जो जो जानता है वो लिखता जा, लेकिन तू तो ज़्यादा कहाँ कुछ जानता है, तू तो सिर्फ मास को किलोग्राम है ऐसा जानता है, तो वो तो लिख, जो जानता है वो लिख। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इतना तो जानता है ना। हाँ, तो बस लिख दे। अब आगे बढ़ो। मास का डेफिनेशन क्या है? तो एक्चुअली मास है ना, जो मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी को मास बोलते हैं। हाँ, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर और मटेरियल थोड़ा देसी वर्ड है, लेकिन मटेरियल जल्दी पक समझ में आता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। हो गया डेफिनेशन। क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास, खत्म कहानी। हाँ, मास क्या है? मास एक्चुअली इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब फंडामेंटल, मतलब बेसिक, मतलब इंट्रिंसिक, मतलब इंटरनल। हाँ, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो उसके इंटरनल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, मास इज इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, फंडामेंटल, इंटरनल प्रॉपर्टी। सारा मत लिखना, एक ही लिखना। हाँ, इनहेरेंट वर्ड शायद टेक्स्ट बुक में होगा, ये ज़्यादा बेटर है, ये लिखना। ओके, वन मोर पॉइंट। मास पे है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता है। यू नो व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स? लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, पोजीशन की कौन सी जगह पे खड़ा है। अब मास यहाँ पे खड़ा है या तेरे घर की छत पे खड़ा है, तो 2 किलो है तो 2 किलो ही रहेगा, समझ। तो मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। इन चीज़ों पे मास डिपेंड नहीं करता है। तो मास को स्टार्ट करने के लिए ये हो गया एक बेसिक पॉइंट्स। अब हम मास का एक दूसरा यूनिट है, उसके बारे में बात करते हैं। देख, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स जब भी हम पढ़ेंगे, तब ये किलोग्राम और ये सब नहीं चलेगा ना। तू समझ, यू गो टू द जनरल स्टोर एंड डिमांडिंग फॉर सम जैगरी, गुड़ मांगा तूने कि 500 ग्राम गुड़ दे दो भैया, तो वो जो वेट स्केल होता है
या तो ऐसे पकड़ने वाला होगा तो इधर 500 गुड़ रखेगा, इधर वो उसका वो रखेगा, रे हाँ बस वही समझ गया ना और देखेगा 500 ग्राम हुआ कि नहीं, या वो विथ स्केल में रखेगा, डिजिटल होगा तो उसमें दिखाएगा। लेकिन जब एटम्स का मास निकालना है या न्यूक्लियस का मास निकालना है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास निकालना है तो किलोग्राम ग्राम में नहीं निकलेगा, 1 ग्राम में तो अब्बों इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे, समझा। तो उतनी छोटी मेजरमेंट्स के लिए नया यूनिट बना AMU, इसको बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, ये मास निकालने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास AMU, न्यूक्लियर फिजिक्स में चलेगा अभी जब आप 12वीं में आओगे तब, ठीक है, ओके। अब ये AMU कितना होता है सर? तो होता है ना 1 AMU को शॉर्ट में हम U लिखेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻27 kg। हाँ, ये हो गया, ये IMP है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं स्कूल की एग्जाम्स में, VSQ में, MCQ में ये पूछ सकते हैं, तो थोड़ा नोट डाउन अच्छे से कर लेना इसको। अब इसका डेफिनेशन भी है कि 1 यूनिट इज हाउ मच। अब डेफिनेशन ऐसा है जो आपके पल्ले नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग इतना भी केमिस्ट्री पढ़े नहीं हो, आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा जानते नहीं हो शायद, तो डेफिनेशन आपको बिल्कुल ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। तो चल पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद तुझे उसके साथ फेमिलियर कर दूंगा, डेफिनेशन मज़ा आएगा तेरे को। चल, डेफिनेशन क्या है कि 6C12 अनएक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड नहीं, 6C12 का जो एटम का मास है उस एटम मास का 12th पोर्शन मीन्स 1 यूनिट होता है। अब ये क्या डेफिनेशन हुआ सर? अरे बताता हूँ। जैसे कार्बन है ना, कार्बन का एक एटम ले ले, कार्बन का एक एटम, पूरा इतना सारा कार्बन लेके मत आ, उसमें से सिर्फ एक एटम निकाल, तेरे हाथ में भी नहीं आएगा, तो जैसे ही उंगली लगाएगा ना करोड़ों कार्बन के एटम चिपक जाएंगे, कितना छोटा होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि तूने एक एटम का एक एटम निकाला कार्बन का, उस एक एटम के 12 टुकड़े कर, हाउ मेनी? 12 पोर्शंस, दैट 1 पोर्शन इज इक्वल टू द 1 यूनिट। ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन खत्म। इसका मतलब क्या है? तो तुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले, मैं इसका मतलब समझाता हूँ तेरे को, देख ले लेना 1 2 एंड 3। हाँ, अब इसका मतलब समझाता हूँ क्या है कार्बन 612 क्या है ये सब। अब हम लोग आउट ऑफ टेक्स्ट जा रहे हैं, ऐसे ही बेफालतू की इंफॉर्मेशन, लेकिन तेरे को मजा आएगा, तू कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। देख, C612 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कार्बन का एक एटम ले, इतना बड़ा ड्रॉ किया, इतना बड़ा होता है क्या? अरे एक एटम तो आंखों से दिखाई नहीं देता है। तू बता सर ये रहा एटम मेरे हाथ में, देखो नहीं दिखता, कितना छोटा होता है। फिर भी उसको समझाने के लिए हम इतना बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं कि मान लीजिए एक एटम इतना बड़ा है, सिर्फ एक एटम इतना बड़ा है, तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर 12 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स हैं। अच्छा, एटम के अंदर टोटल पार्टिकल्स क्या होता है? तो एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमता है, तो जो अंदर है वो कौन कौन है? तो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, है ना। हाँ, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल मिला के कितने हैं? 12। उसमें से इतना प्रोटॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन कर दें, 1 2 3 4 5 6। बाकी का जो 6 बचा वो क्या है? वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। तो समझा कि नहीं? समझा कि अच्छा, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग होता है, लेकिन उसका अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग घूमता है, वो तेरे से अभी जानने का नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाए केमिस्ट्री में। फिर मैंने एक ही ऑर्बिट में ड्रॉ कर दी है, जो ठीक नहीं है, लेकिन अभी तो इतना ही जान। तो C612 का मतलब ये होता है ना। अब जैसे मान ले 2He4 है, 2He4 ये हीलियम है रे, हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना अल्फा बीटा गेमा, उसमें अल्फा मीन्स हीलियम। हाँ, अब हीलियम के इधर क्या लिखा है? 4, तो उसके न्यूक्लियस में
कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे, 4 पार्टिकल्स। उस 4 पार्टिकल्स हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। लेकिन पार्टिकल्स आपको जल्दी समझ में आता है। 4 पार्टिकल्स हैं, उन 4 में से 2 प्रोटॉन है, तो बाकी के 2 बचे वो क्या है, न्यूट्रॉन। ये मतलब होता है। अच्छा मान ले तुझे कुछ और दिखाता हूँ, रुक। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है X 5 14, इसका मतलब क्या हुआ कि X नाम का कोई एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 14 पार्टिकल्स है। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। उसके न्यूक्लियस में 14 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उन 14 में से 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 5, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स। बाकी के 9 न्यूट्रॉन्स हैं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल 14। हाँ तो ये इन्फॉर्मेशन तेरे केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली है। पहले तो थैंक यू बोल दे कि सर टेक्स्ट बुक के बाहर जाके आप कुछ भी पढ़ा रहे हो जो तेरे बहुत काम आने वाला है, उसके लिए थैंक यू लिख कमेंट में, फिर आगे पढ़ाता हूँ। चल स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके अब मास के रिगार्डिंग लास्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए। आज लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, मास को मेजरमेंट कैसे करना है। तो 3-4 टाइप है देख। जैसे नॉर्मल मासेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में जो काम में आता है कि 2 किलो गुड़ ले लिया, 3 किलो शक्कर ले ली, ये जो नॉर्मल लाइफ में आता है उसके लिए हम नॉर्मल वेट स्केल का यूज़ करते हैं, वेट स्केल या डिजिटल स्केल, ठीक है। लेकिन जब बड़े बड़े मास हो, जैसे अर्थ कितने किलो का है, सन कितने किलो का है, जुपिटर कितने किलो का है, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग कितने किलो है, जो बड़े बड़े मासेस को डील करना है तब ग्रेविटेशन फॉर्मूले से काम करते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला था ना, F = Gm1m2/r²। हाँ इस फॉर्मूले से डील करते हैं। कैसे करते हैं तो बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, उधर सारे मेजरमेंट निकालेंगे, तब तक धीरज रख, धैर्य रख। ओके लास्ट नॉर्मल लाइफ में वेट स्केल से करते हैं, बहुत बड़े बड़े तो ग्रेविटेशन से करते हैं, लेकिन बहुत छोटे जो न्यूक्लियर फिजिक्स के मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है ना जानने का, तो अपना नेचर खोजी, खोजी मतलब जानता है सर्च करने वाला, हर चीज़ को ढूंढने वाला, खोज के निकालता है। अपना नेचर खोजी बना थोड़ा। जैसे मैं बोला ना स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो पॉज कर, यूट्यूब पे गूगल पे कहीं जाके ढूंढ स्पेक्ट्रोमीटर कैसा दिखता है, तो तुझे और अच्छा वीडियो दिखेगा और अच्छा मजा आएगा, ठीक है। चल उसका ड्राइंग देख लेना खुद। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल को दौड़ाया जाता है। अब वो चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है वो राउंड एंड राउंड घूमना शुरू हो जाता है। तो वो जो सर्कल बनाता है ना, उस सर्कल का रेडियस, ये जैसे सपोज यहाँ पे देख, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, समझ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल घुसा, जैसे ही घुसा वो राउंड एंड राउंड घूमना शुरू हो जाता है, या तो इधर, वो आगे 12वीं में पड़ेगा तो उसका जो रेडियस होता है ना, दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। इस लॉजिक से कैलकुलेशन करके फिर मास निकाला जाता है, जो तेरे अभी जानने का नहीं है रे, तू बच्चा है रे, 12th में आ, पूरा मैग्नेट पे चैप्टर है, तब ये पूरा पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चल तो मास का टॉपिक तेरा खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले ले। ओके अभी एक और क्वेश्चन निकाला है, ये मास लेंथ टाइम का कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। चल क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ का रेशियो, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे मैक्सिमम लेंथ किसका है और मिनिमम लेंथ किसका है, उसका रेशियो बताओ। वैसे ही मैक्सिमम टाइम किसको लगता है, मैक्सिमम लाइफ कौन जीता है, मिनिमम लाइफ टाइम किसका है, तो मैक्सिमम मास किसका है, मिनिमम मास किसका है। वो तो तेरे को नहीं लग रहा बहुत धांसू इन्फॉर्मेशन है, देख मजा आएगा तेरे को। चल मैक्सिमम लेंथ क्या है, इस दुनिया में सबसे लंबा कौन है, अमिताभ बच्चन नहीं रे, इस दुनिया में सबसे लंबा है खुद दुनिया, खुद यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब हम जहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, यहाँ से देख अपने को सन दिखता है ना, टेलीस्कोप से देख तो प्लैनेट्स भी दिखेंगे। तो ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है पूरा, वो यूनिवर्स का लेंथ सबसे ज़्यादा है। कितना लेंथ है उसका, पहले तो लिख ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल
यूनिवर्स सबसे लेंदी है। फिर मिनिमम लेंथ किसका है? प्रोटॉन का साइज, प्रोटॉन का जो साइज है वो सबसे छोटा है, ठीक है। देख तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लेंथ क्या है बेटा? 10⁻26 मीटर। प्रोटॉन का साइज क्या है? 10⁻15 मीटर। ये जो 10⁻15 मीटर, ये 1 फर्मी होता है, पढ़ा था ना कहीं पे। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। हाँ, इज इक्वल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी इतना ही होता है, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻41 अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा पॉइंट में गड़बड़ हो सकता है इसलिए बुक में अप्रोक्सीमेटरी लिखते हैं। बस तो आया ना मजा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना लंबा है? 10⁻26 मीटर। अच्छा, ये टॉपिक खत्म होने पे इस पर बढ़िया बात करेंगे अपन। आई विल रिमाइंड दैट एंड ऑफ द वीडियो। इस पर बहुत बढ़िया तेरे को इमेजिनेशन करवाऊंगा और तारे सितारे ग्रह सब दिखाऊंगा, ठीक है। चल दूसरा, मैक्सिमम लाइफ टाइम किसका है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन जी पाया है? कौन जिएगा? खुद दुनिया। फिर से वही आंसर ना। इस यूनिवर्स का लाइफ सबसे लंबा है। यूनिवर्स जब से पैदा हुआ और जब तक ये यूनिवर्स टिकेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, सबसे लाइफ टाइम उसी का ज़्यादा होगा। यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और सबसे मिनिमम टाइम कौन जीता है? अरे यार, अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल सबसे कम जीते हैं। तो चलो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का लाइफ टाइम कितना है? 10⁻17 सेकेंड। अनस्टेबल पार्टिकल कितना जी पाता है? 10⁻24, मतलब पैदा होते ही मर जाता है। हाँ, अब इसका रेशियो बना तो ये बनेगा 10⁻41 के आसपास अप्रोक्सीमेट। क्लियर? अभी 10⁻17 सेकंड कितना होता है? होता है ना सर, सेकंड से तो कम ही होता है। भाई ये यूनिवर्स क्या कुछ ही सेकंड जीता है क्या? तो हम तो कब के निकल लिए होते। इसका मतलब करोड़ों ईयर्स होगा, करोड्स ऑफ ईयर्स। तो इसको कैलकुलेट करना अच्छे से, देख समझाता हूँ कि 10⁻17 सेकंड का मतलब क्या होता है। सेकंड है ना, पहले इसको डिवाइड बाई 3600 कर तो हो जाएगा आवर, हो गया। अब इसको और डिवाइड बाय 365 कर तो हो जाएगा डेज। फिर और इसको डिवाइड बाय 12 कर, डिवाइड बाय 12 कर तो ये हो जाएगा ईयर्स। तो ये जो करेगा ना, आंसर आएगा तेरा करोड़ों ईयर्स आएगा आंसर इधर, क्योंकि ऊपर 10⁻17 मतलब 17 जीरोज अवेलेबल है। करोड़ ऑफ ईयर्स आंसर आएगा इधर। तो इसको सेकंड समझ के तू बच्चा मत समझ, 17 है साथ में, ठीक है। ओके चल, अब मास पे बात करते हैं। इसको करना रे और आंसर डालना कमेंट में। तू कमेंट में आंसर नहीं डालूंगा, सर को क्या पता चलेगा? सर को पता चलता है ना, कमेंट देखते हैं कि सर ये बच्चों की कमेंट आई है। तो जिसकी नहीं आई ना, फिर उसके डाउट में भी मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, जो बच्चा कमेंट देगा उसका डाउट पहले लूंगा, जो बच्चा कमेंट नहीं देगा उसको डाउट बाद में लेंगे आराम से। हाँ, तू लेजी मैं लेजी, तू बिजी तो मैं भी बिजी। हाँ चल, मैक्सिमम मास किसका है इस दुनिया में? मैक्सिमम लेंथ किसका है? दुनिया का खुद का ये रहा। इस दुनिया में मैक्सिमम टाइम कौन जिएगा? खुद दुनिया। हाँ, तो इस दुनिया में मैक्सिमम मास किसका है? खुद दुनिया का मास कितना है? तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है 10⁻55 kg। और मिनिमम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का, वेरी क्लोज टू 10⁻30, मतलब अप्रोक्सीमेट, या 31 भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट का फर्क है। तो ये हो गया 10⁻85। तो ये बच्चों अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, फिर इस पे बात करते हैं कि 10⁻26 कितना लंबा होता होगा सर। तो एक इमेजिनेशन तो बनाए कितना लंबा होता है, तो ले ले स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल, आज के लेक्चर का अंतिम पड़ाव, ये जो यूनिवर्स का लेंथ है 10⁻26 मीटर है, वो क्या होता है उसका मतलब देख। लेंथ ऑफ यूनिवर्स को हम फील करने जा रहे हैं। लेट्स फील द फिजिक्स। लेंथ ऑफ द यूनिवर्स है 10⁻26 मीटर। सबसे पहले तो इसके 3 जीरो कम कर, मतलब 1000 से डिवाइड कर, वही हुआ ना, 3 जीरो कम कर। हाँ, तो ये हो जाएगा 23 किलोमीटर। अब 10⁻23 किलोमीटर कितना होगा सर?
होगा। यहाँ से अमेरिका चले जाओ, हैं, ऐसे नहीं होता। देख कितना होता है बताता हूँ। ये अपना अर्थ है ना, अर्थ, हाँ, जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, दैट अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। अर्थ का रेडियस 6400। हाँ, यहाँ पे पोल एरिया पे थोड़ा कम है, क्योंकि पोल पे थोड़ा सा क्या खड्डा है, तो 20 किलोमीटर जितना खड्डा है, तो यहाँ पे थोड़ा कम आएगा। लेकिन हम अभी पोल पे क्या कम ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक रैंडम अप्रोक्स कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है। मतलब अर्थ का पूरा डायमीटर कितना होगा, तो अर्थ का पूरा डायमीटर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। क्या मतलब है इस इंफॉर्मेशन का तेरी लाइफ में, क्या काम आएगा? सर मेरे को क्या लेना देना अर्थ के डायमीटर से? ओ भाई, तेरी इमेजिनेशन बढ़ेगी। देख 12,800 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? अर्थ के यहाँ पे एक टनल बना, टनल में से घुस जा अंदर, डिंग 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 डिंग, यहाँ से निकल बाहर, तो तेरा ट्रैवलिंग कितना हो जाएगा? 12,800। समझा? हाँ, तो अर्थ को टनल बनाया पूरा अंदर, और एक साइड से घुस गए और दूसरी साइड से बाहर निकले, तो 12,800 किलोमीटर लगता है। ये एक इमेजिनेशन है। हाँ हाँ, लेकिन ये तो कितना किलोमीटर पे? 23 मतलब क्या है? तो कुछ नहीं है। ऐसी तो कितनी अर्थ यहाँ पे तू आर पार निकल जाएगा, ऐसी बहुत सी अर्थ को लाइन सर लगा दे इधर। इमेजिन कर सकते कि अर्थ के बगल में अर्थ अर्थ अर्थ, तो कितनी सारी अर्थ लगा दे, तब जाके ये ट्रैवलिंग होगा इतना। समझा? तो कितना होगा? तो उसके लिए तुझे बेसिक क्या करना है, 10⁻23 किलोमीटर डिवाइड बाई 12,800, इसको कर डिवाइड और आंसर ला के कमेंट में डाल कि सर इतना अर्थ बाजू बाजू में रख दोगे ना, और उसके अंदर से हम घुस जाएंगे और आर पार निकलेंगे, तब जाके ये डिस्टेंस बनेगा, है ना? तो थोड़ा इसको करना, कमेंट में डालना। अब तू फंसेगा कहाँ पे? कैलकुलेटर में 23 डिजिट आएंगे ही नहीं तेरे, तो क्या करेगा? लगा दिमाग। अब बोला ना अपने आप को खोजी बना, सर्च कर कि इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? और कमेंट में डाल। वीडियो मजा आया तो भी कमेंट में लिख, नहीं मजा आया तो भी लिख। ओके, टेक केयर, बाय।